अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हमेशा ही मुल्की सियासी सूरत हाल को, समाजी सूरत हाल को या दीगर मामलात हो। गुज़िश्ता रोज़ जैसे बात हो रही थी मुआशी सूरत हाल के हवाले से, बड़ी तफसील से गुफ्तगू इसके ऊपर की है और आपकी जानिब से बहुत सारे पैगाम भी भेजे गए हैं। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि जो मौशी मामलात हैं उसको बड़े आसान और सहल अंदाज में आपके सामने पेश किए जाए, मगर ना ये कि जिस किस्म की गुफ्तगू होती है, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें लोगों की समझ में नहीं आती, तो इसको कोशिश किया करें कि ज़रा आसान अंदाज में समझाएं। तो हमारी पूरी ये कोशिश होती है। और इसके साथ साथ और दीगर मामलात और मसाइल की जो निशानदही की गई है उसके ऊपर इंशाल्लाह आगे मौका मिलता है ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। हालात हासरा का जायज़ा लेना इस वक्त की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे ख़ित्ते में जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और अब क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए इत्तलात हम तक जल्दी पहुँच जाती हैं, सही या गलत की मैं बात नहीं कर रहा, मगर ये कि इत्तलात जल्दी पहुँच जाती हैं, तो यकीनन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। और यहाँ एक बात फिर दोहराना चाहूँगा, इससे पहले भी इसका बारहा तस्करा कर चुका हूँ। इत्तलात जो मौसूल होती हैं, अब ये क्योंकि एक ऐसा दौर है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो सारा काम हो रहा है। अगर कहीं पे तनाज़ात भी नज़र आते हैं, दो मुल्कों के दरमियान टकराव भी नज़र आता है, जंग की कैफियत भी नज़र आती है, तो उसमें ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ख़ास तौर पे जो फ़ेक इन्फॉर्मेशन को फ्लोट किया जाता है, यानी कि जो गलत मालूमात आप तक पहुंचाई जाती हैं, ये पैगामात एक दूसरे तक मुंतकिल किए जाते हैं। क्योंकि जैसे हमें ये समझना होगा कि जो भी इत्तला हम तक पहुंचती है, हम बिना सोचे समझे एक दूसरे को आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये हमारा एक वतीरा है, ये हमारी कम इल्मी और कम अक्ली की वजह से। फिर ये छोटा सा, वैसे तो हमने कहते हैं हमने एक आध शख्स को ही भेजा है, इससे ज़्यादा किसको भेजा होगा, और वो आगे यही सोच के मुख्तलिफ ग्रुप्स में भेजता है कि चंद एक ग्रुप्स में तो भेजा, इससे क्या होगा। इससे नतीजा ये निकलता है कि बहुत तेज़ी से पूरे के पूरे जो है वो माशरे में ये ख़बर जो है वो फैल जाती है और ये बड़ा आसान हो गया है। तो ये जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, ये जो फेक इन्फॉर्मेशन है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही फैल रही है। यही वजह है कि अभी पड़ोसी मुल्क के अंदर भी इस चीज़ को इसके ऊपर ज़ोर दिया गया है कि लोग जो है ये व्हाट्सएप और ये जो दीगर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसके अंदर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, एक्स है, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, और दीगर जो ज़राए हैं, इनका इस्तेमाल तर्क कर दें, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक जो है वो हो सकता है और हो रहा है। इसके ज़रिए फिर जो मालूमात की रसाई है बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है, तो इसका सबसे पहले इस्तेमाल तर्क करें। तो यही वजह है और हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है। अब मुख्तलिफ नोटिफिकेशन आप देखते हैं, गुज़िश्ता रोज़ में देख रहा था कि एक नोटिफिकेशन जो है वो चला दिया गया सोशल मीडिया ग्रुप्स में, नज़र आया कि जी मेयर कराची साहब ने ऐलान कर दिया जी छुट्टी है, पता नहीं किस हवाले से। और इससे पहले भी सिंध गवर्नमेंट ने कोई या फेडरल गवर्नमेंट ने कोई छुट्टी अनाउंस कर दी। तो कतई ऐसा नहीं है। जो ख़बर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए दी जाए, सिर्फ उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है, क्योंकि हमारे यहाँ वो सिलसिला नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कि अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो हमने उसको उठा के एज इट इज़ चला दिया। याद रखिए, पहले उसकी कन्फर्मेशन ली जाती है, वो चाहे कोई भी इदारा हो, नशरियाती इदारा, और उसके बाद फिर इस तरह का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए जो आप तक खबर पहुंचती है, उससे कहीं बेहतर है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे कोई भी चैनल हो, आप उसके ज़रिए पहले तस्दीक कर लें और उसके बाद फिर जो है उस बात को आगे तक आप पहुंचा सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। और फिर ये कि अब जैसे मामलात और मसाइल में अर्ज़ कर रहा था कि शहर कराची के मसाइल के हवाले से ज़्यादा बात करने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि मसाइलिस्तान ये बन चुका है। और जिस किस्म की सूरत हाल शहर के अंदर है, मिसाल ऐसे आप लीजिए कि सुबह के वक्त, बल्कि गुज़िश्ता रात को, एक कराची के अंदर एक इलाका है गुलिस्तानी जौहर, और मैं इलाका और इसके ऊपर इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ, उसकी वजाहत भी आगे कर दूँगा, कि मिलेनियम मॉल एक शॉपिंग सेंटर है मेन राशिद मनास रोड के ऊपर। वहाँ पर गुज़िश्ता रात से जो आग लगी है, तो अब से कुछ देर पहले तक वो सिलसिला जारी था, आग बुझाने का अमल जारी है। तो ये इलाका और ये ख़ास लोकेशन इसलिए मैंने वज़ा कर दी है क्योंकि मैं भी देख रहा था कि चंद जो हमारे नशरियाती इदारे हैं वो ख़बर कुछ इस अंदाज में चला रहे हैं कि गुलिस्तानी जौहर में शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। अब गुलिस्तानी जौहर का जो सिर्फ़ एक इलाका है, वो पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों से भी बहुत बड़ा है।
तो अब सिर्फ ख़बर में ये बता देना कि शॉपिंग सेंटर में आग लगी है तो लोग इससे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो बेहतर ये है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा जो नशरियाती इदारे हैं कि बड़ा स्पेसिफ़िक होकर बताएं, ताकि लोग अगर जो वहाँ से गुजर रहे हैं सुबह के वक्त, वहाँ बड़ी लोगों को तकलीफ़ का सामना है, तो वहाँ पे गुजरने से इस वक्त जो है वो एहतियात करें। वो वहाँ पे ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है, क्योंकि वो आग बुझाने का अमल जो है वो जारी है। तो बड़ा स्पेसिफिक होकर बताएं ताकि लोग जो है वो परेशानी से बच सकें। सूरत हाल के हवाले से ख़बरों में इंशाल्लाह आगे चल के आपको मज़ीद तफसीलन आगाह करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और दीगर मामला ज़ेर बहस आएंगे। उनसे मैं सबसे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं सरदार सुहेल उमर साहब, नौजवान सियासी रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नौजवानों का जो विंग है स्टूडेंट्स का, उससे आपका ताल्लुक़ है और बड़े होनहार तालिब इल्म भी हैं और एक होनहार सियासतदान भी हैं और भरते हुए। उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा हमारे साथ रहनुमा हैं जनाब आलम शेरवान साहब, और हमारे जो आलम साहब हैं वो एजुकेशन के हवाले से बड़े अरसे से काम कर रहे हैं, माहिर तालीम है, और ख़ास तौर पे जो निजी कॉलेजेस और स्कूल्स का जो मामला होता है, उसके जो मसाइल होते हैं, उसके हवाले से उनकी जो एसोसिएशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो सुबह के वक्त उनको भी मदू का रखा है, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आलम भाई प्रोग्राम में आपको वक्त देने के लिए। शुल साहब, सूरत हाल, पहले तो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से बात की जाए। आप भी कुछ खासे मुतमईन नहीं है। मैं ज़रा शहर कराची के हवाले से बात करना चाहूँगा। पहले तो अभी ये जैसे मैंने आप तस्करा किया, इस तरह के वाक़यात पै दर पै रोनमा हो रहे हैं, बल्कि एक का तो अभी आपने मुझे बताया कि शहर में एक जगह और भी ऐसी सूरत हाल है। तो ये जो प्लानिंग है, ये सारे मामला हैं, किस तरफ जा रहे हैं? अब तो लोग मवाजना करना शुरू हो गए हैं कि जो पंजाब की कारकर्दगी देखते हैं तो हमें बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है, और यहाँ पे सूरत हाल है रोज़ बरोज़ अबतर होती चली जा रही है। अब गो कि आपका हुक्मरान जमात से ताल्लुक़ है, सवाल तो किसी और से ये बनता था, लेकिन फिर भी आप इस शहर के बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ सुबह से लेकर शाम तक मामला को देखते हैं, क्या इसके ऊपर तबसरा करेंगे? जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई, आपने एक मरतबा दोबारा मौका दिया। अच्छा, ये कराची शहर की बदकिस्मती है, और बिलखसूस ये जो कल जो आग का जो वाक़या जो रोनमा हुआ है सदर के अंदर, ये जो मिलेनियम मॉल है जौहर के अंदर, ये इंतज़ामी नाअहली का एक मुँह बोलता सबूत है। आप ये देखें कि यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो उसका कोई भी एक क्राइटेरिया सेट नहीं किया हुआ इन्होंने, ना उसका कोई चेक इन बैलेंस होता है। बस आपने वहाँ जाके लिफाफा देना है और वहाँ से आपका जो है नक्शा अप्रूव हो जाता है। उसकी कोई भी मतलब क्या उसके मामलात हैं, उस कितनी मंजिला होनी चाहिए, उसके आसपास क्या किस तरह का माहौल है, उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये शहर की बदकिस्मती है, और ये यहाँ की हुकूमत की भी नाअहली है। मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की भी नाअहली है कि आप ये देखें कि हर तरफ एक वसी और बुलंद बाला इमारतें जो है ना वो खड़ी कर दी गई हैं, और उसका कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस जगह पे ग्राउंड +1 की कैपेसिटी है, आप वहाँ पे 15-15, 20-20 माला जो है ना बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मसाइल पैदा होंगे। जहाँ पे 10 बंदों की रहने की गुंजाइश है, आप वहाँ पे 100 बंदा भर देंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इस तरह के मामलात और इस तरह के जो है ना मसाइल पैदा होंगे। जहाँ तक शहर कराची की बात है, तो इस तरह का ये एक बिल्डर माफिया है जो कि इस शहर को तबाह कर गया है, और उसके अंदर यहाँ की हुकूमत मुलविस रही है। उस माफियाज के अंदर यहाँ के जो करता धरता लोग थे, जो बाअसर लोग थे, वो उसमें शामिल थे, और जानबूझकर इस कराची शहर को जो है ना तबाह किया गया है। आप ये देखें कि किसी भी तरफ चले जाएं, कमर्शियल इमारतें इस कदर हो गई हैं कि जो एरियाज रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पर भी जो है ना उसको भी कमर्शलाइज कर दिया गया है। ऐसा ही वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कमर्शलाइज नहीं है, बट क्या है कि हर एरिया से जो हमारा कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है या फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, इसी तरह जो जिले इंतजामिया है, जो बाकी जो चेक एंड बैलेंस वाले एंटी इंक्रोचमेंट के जो इदारे हैं, वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं वहां से पैसे लेते हैं सेटिंग करके, बस बनाए आप। ऐसा ही है। क्यों? अंधेर नगरी चौपट राज है, यहाँ पे कोई पूछने वाला तो है नहीं, चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, बस सबके पास सिस्टम पहुंच रहा है, सबके पास पैसा पहुंच रहा है, सबकी आंखें बंद है। लेकिन ये कब तक चलेगा? असल सवाल ये है कि ये कब तक चलेगा? अब इनफ हो गया है, बहुत हो गया है, अब मजीद इस शहर के अंदर ये गुंजाइश नहीं है। आपने शहर तबाह कर दिए, शहर के अंदर 1 इंच भी जगह नहीं है, ना कोई शहर के अंदर पार्क है, ना इस शहर का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन आप कह रहे हैं मुआवजना तो हो ही नहीं सकता ना इस शहर का। इस शहर के अंदर पानी नहीं है, जो बुनियादी जो यहाँ की जरूरत है,
आपके पास पानी नहीं है पीने का, तो आप क्या मुवाजना करेंगे किसी के साथ? यहाँ के सिक्योरिटी फेलियर्स आप देख लें, सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो अबतर से अबतर होती जा रही है। या हर शख्स जो भी रहता है वो टैक्स तो देगा ही देगा, उसके अलावा वो पानी अपने पैसों का खरीद के पिएगा। सिक्योरिटी वो अपने पैसों की उसको सेल्फ पे रखनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही, वरना उसको कुछ पता नहीं है, अगर 2-4 पैसे उसके पास है तो कहीं से भी आ जाएंगे और लूट के ले जाएंगे। बल्कि वो एडवाइजरी भी आपने सुनी होगी कि अगर बैंक से 5 लाख रुपए तक निकलवा रहे हैं तो थाने में पहले थाने रिपोर्ट में, करें, पहले वो ताकि मोबाइल वहां से भेजेंगे। ज्यादा आपको सिक्योरिटी मिले जी, बेहतर ये है तरीके के सूरत साथ। हाल। तो अब इस शहर में इसको इस तरह के मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत जो है ना इसको नाकाम किया गया है, क्योंकि कराची एक हब है। कराची पूरे मुल्क को जो है ना वो पालता है। यहाँ पे आप आमदनी यहाँ की देख लें, यहाँ पे पोर्ट्स हैं, हर चीज है यहाँ पे। यहाँ पे नहीं है तो इंतजामी उमूर संभालने वाला कोई शख्स नहीं है। यहाँ पे चाहिए शहबाज स्पीड चाहिए, यहाँ पे चाहिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, शहबाज शरीफ की तरह का कोई एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो इस शहर को ऑन करे, जो इस शहर की फिक्र करे और इस शहर की आवाम के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लाए। आप देखें ना लाहौर कैसे चेंज हो गया है, न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरा पंजाब चेंज हुआ है। वो उनकी काफी सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे बंदा जा नहीं सकता था। आज वहां देखिए कैसा उन्होंने माहौल बनाया हुआ है। पिंडी की कमर्शियल मार्केट चेक कर लें, लाहौर की जो वो गोश्त की एक मार्केट है, आजकल वो सोशल मीडिया बड़ी वायरल हुई है, टोल्टन के बोल्टन इस तरह कुछ नाम है, मेरा इतना खैर लाहौर आना जाना नहीं हुआ जो मुझे तो पता हो। तो ये इस तरह के मतलब सिर्फ इंतजामी नाअहली है। अब पानी का देख लें, यहाँ सबसे बड़ा जो अभी पानी का मसला बना हुआ है इस शहर के अंदर, K4 मंसूबा विफाक ने इनको दिया, पैसे भी दे दिए, फंड्स भी आ गए, सारी चीजें प्रूव हो गई, प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो गया, उसके बावजूद उसको कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे? आप बात कर रहे थे मेयर कराची तो अभी वाटर बोर्ड के चेयरमैन है, वो चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हर जगह से सिस्टम जा रहा है। अगर K4 मंसूबा यहाँ कराची में आ जाता है, तो कंप्लीट हो जाता है, तो आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। जब आवाम को रिलीफ मिलेगा तो ये जो हाइडेंट्स है ये सालाना अरबों रुपए लीगल अलग और इलीगल जो अंडर टेबल जो जाता है वो अलग है, वो अलग है। अगर ये 1 अरब रुपए का कोई हार्डेंड है तो उसके 7 अरब रुपए उनको अंडर टेबल देने पड़ते हैं। तो वो अंडर टेबल कैसे मिलेगा उनको? जब यहाँ पानी आ जाएगा तो लोग टैंकर तो नहीं खरीदेंगे, ये टैंकर माफिया, ये हाइडेड माफिया, ये सारे मिली बगल से सब हो रहा है। और इस शहर को मैं आपको बता रहा हूँ कि जानबूझ के इसको तबाह किया गया है। पानी की जहां तक मसला है, मैं ये कुरंगी क्रॉसिंग से ना कईयों बात है कि पानी की लाइन आती है, 33 इंच की पानी की लाइन है। ये मसला पिछले 15 साल से ये चलता हुआ आ रहा है। वो बीच में एक नदी है, मलीर रिवर जिसे कहते हैं, मलीर बेल्ट, वो वहां से जाता है आगे 2 दरिया उसमें। अच्छा, वो जो नदी है उसके अंदर तमाम फैक्ट्रीज एरिया, पीछे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, उसका तमाम जो फुजला है, उसके जो केमिकल्स हैं वो भी वहां से गुजरते हैं। उस लाइन की ऐसी हालत हुई है, ऐसी बोसीदा हालत हुई है कि वो जगह जगह से वो डैमेज हुई है वो जगह, क्यों वो लाइन, क्योंकि वो बहुत पुरानी है जी। शुरू से जब ये उस पिपरी से जब लाइन बिछी थी तो उस वक्त की वो लाइन है, तो जाहिर सी बात है वो उसमें डैमेज होना है, क्योंकि वहां से केमिकल का पानी भी उसको लगता है, नदी का पानी भी उसको लगता है। आप यकीन करें कईयोंबाद और अख्तर कॉलोनी की आवाम जो है वो गंदा पानी, वो केमिकल ज़्यादा पानी पीने पर मजबूर है। उस पर कितनी दफ़ा अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत एप्लीकेशंस मूव की। अच्छा, उसका लैब टेस्ट करवाया उन्होंने कि ये जहरीला पानी है भाई, ये पीना तो दूर की बात है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, सीरियस हेल्थ हैजर्ड, बहुत सीरियस। लेकिन वाटर बोर्ड आता है, उस अच्छा पब्लिक एहतजाज करती है, वो पैचेस लगा देते हैं, वो उसके ना टुकड़े ले आते हैं, वो हर 3-4 दिन के बाद दोबारा वो पैचेस खुल जाते हैं, क्योंकि जब एक चीज सारी गली हुई है तो उसमें पैचेस कैसे लगेंगे? 33 इंच की वो लाइन है। आप ये देखें कि उसमें उससे उस इलाके के अंदर लोगों को गुर्दे की बीमारी अलग हो रही है, कैंसर के अमराज में इजाफा होता जा रहा है। तो इस शहर का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कोई ऑन करने वाला नहीं है, ना कोई MNA उसकी बात करता है, ना कोई MPA बात करता है। ये जो तब्दीली वाले पिछली दफा वहीं के MNA MPS थे, उन्हीं के थे, अरबों रुपए के बजट आए, अरबों रुपए के फंड्स आए, लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो लाइन चेंज कर दें। अच्छा, मौजूदा जो हुकूमत है उनके वहां के करता धरता MPAs, चेयरमैन, टाउन चेयरमैन सारे हैं, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं है जी। क्या है? क्योंकि सारा माफिया बैठा हुआ है, वो नहीं चाहते कि ये सारा सिस्टम ठीक हो। अगर ठीक करने पर आए तो एक दिन का काम है, कोई इतना बड़ा काम है। बिल्कुल, वो हम देख रहे हैं, हो भी रहे जहाँ जिन इलाकों के अंदर, वो भी हमें नज़र आ रहा है पंजाब के अंदर जिस तरह हम देख रहे हैं। तो लोग ये सवाल करेंगे, हमें भेज रहे हैं पैगामात कि ये वहाँ पर कैसे ये मुमकिन हो पा रहा है कि टैक्स फ्री बजट भी दिया जा रहा है, स्कीम्स भी आ रही हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर ख़ास तौर पर सबसे ऊपर जिस चीज़ को रखा है। मेरे लिए तो बड़ी खुशाइन बात है भाई, मैं अगर किसी का
तनकीद कर रहा हूँ या किसी की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसके बारे में तो ज़रूर बात करूँगा कि इन्वायरमेंट जो हमारे यहाँ तो तरजीहात में है ही नहीं। पीने का पानी जो है उसका मसला अटका हुआ है। कब इन्वायरमेंट कब जाकर उसके ऊपर बात होगी, ये खालिसतन इन्वायरमेंट का मसला है, मगर वो तरजीहात में शामिल नहीं है। आलम भाई, आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा एजुकेशन के हवाले से जो मामला हैं ज़रा उस पर भी थोड़ी सी बात हो जाए कि जो इम्तहानात का सिलसिला है अब तकरीबन शायद मुकम्मल होने को है अब, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन है जारी हैं, ये मुकम्मल हो जाएगा बड़ी तेज़ी से। फिर मैं ये देख रहा था, कल भी मैं सोचने पे मजबूर था कि जिस किस्म का स्केजूल हमारे पास आता है, फिर अगले साल के लिए हमें तैयारी करनी है, फिर छुट्टियां मुकम्मल होंगी, सिलसिला आगे कैसे बढ़ेगा। और फिर ये कि ये जो लास्ट ईयर के जो प्रॉब्लम्स जिसके ऊपर हमने बात की है, क्योंकि अभी तक ये जो कुछ हुआ, बजट भी मैंने देखा कि तालीम के ऊपर जी खर्च किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, क्या ये वाक़तन खर्च हो रहा है? और ये जो पिछले साल प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या इसकी गारंटी ये नहीं होंगी? और अब से बच्चों के खदशात शुरू हो गए कि जो नताइज आएंगे वो क्या होंगे, कि अगर गुज़िश्ता सालों की तरह हुआ ये, ख़ास तौर पे लास्ट ईयर की तरह, तो फिर तो आगे सिचुएशन और बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। ज़रा तबसरा कीजिए इसके ऊपर। यासर भाई, असल में बात यह है, एग्ज़ाम तो चल रहे हैं, एग्ज़ाम बस अपने इख्तिताम की तरफ है, और अभी प्रैक्टिकल्स जो है वो होंगे। उसके बाद जो है रूटीन जैसे हमारी रही है हर साल, और हमारा जो पास्ट का हमारा एक्सपीरियंस है उसी तरीके से रिज़ल्ट भी मुरतब किए जाएंगे और हो रहे हैं। और हमें कुछ ख़ास जो है वो बेहतरी जो है उसकी उम्मीद भी नहीं है कि बेहतर रिज़ल्ट आएंगे या बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, ये खुशाइंदा बात है कि पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा जो है बजट तालीम के लिए बढ़ा दिया गया। उससे ज़्यादा तो जो हमारे खैराती इदारे हैं या इन्होंने स्कीम्स के नाम रखे हुए हैं उनका बजट ज़्यादा रखा है। यानी हमने अपनी नेशन को एज ए बिकारी ज़्यादा शो की है, और हमने ये शो किया कि तालीम की हमें इतनी ज़रूरत हमारी कंट्री को नहीं है, और हम इसको पढ़ा लिखा बनाना भी नहीं चाहते। अगर हमारे लोग पढ़ लिख गए तो ये जो इजारादारी कायम है लोगों की, ये इख्तिताम पजीर हो जाएगी। तो लिहाजा हम ज़्यादा इसके ऊपर सोचने की कोशिश भी नहीं करते और करते भी नहीं। अब बात ये है कि हमने जो है 36% सिंध का बजट जो है उसमें हमने इजाफा तो कर दिया पिछले साल के मुकाबले में, और कहीं भी किसी भी मीडिया हाउस पे या किसी भी बाशऊर आदमी ने इस बात को उठाया ही नहीं है कि भाई आपने जो पिछले साल जो है 362 अरब रुपए सिंध की एजुकेशन के लिए रखे थे, उनमें से कितना खर्च हुआ और कितना खर्च आप नहीं इधर ही कि वो जो पैसे रोल बैक हो रहे हैं या जो आपने फंड्स को यूटिलाइज कराया, वो सवाल करते हैं, बड़ा बुरा मान जाते हैं। तो हाँ, बुरा मान जाते हैं ना, उन्होंने बुरा मानना ही है, क्योंकि काम तो करना ही नहीं है। बजट जो है वो एक जो है जिस तरीके से हमारा पुराना बना होता है, उसमें से कुछ फिगर ऊपर कर लिए, कुछ फिगर नीचे कर लिए, और जो है वो पेश कर दिया असेंबली में। ठीक है, अब देखें, क्योंकि हमें तो पता चल जाता है, वो इसलिए कि हमारे स्कूलों की जो 4 दीवारियां पहले नहीं थी वो अभी भी नहीं है। ठीक है, जो गेट नहीं थे, जहाँ पर इलेक्ट्रिक का सिस्टम नहीं है। कराची एक मेगा सिटी है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि यार यहाँ पर जो है एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें पीने का पानी नहीं है, वाशरूम्स नहीं है। ठीक है, एक गुजारिश और सुन लीजिए, मैं भी ये बैठे बैठे मुझे ख्याल आया कि ये जो कंप्यूटर के जो टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ये कैसे होगा बगैर बिजली के? उसका कोई तरीका है, कोई अरेंजमेंट किया उन्होंने? बिजली तो बस क्योंकि बच्चों ने जब इम्तिहान दिए ना, पे बिजली तो तब आएगी ना कि पहले हमारे पास वो कंप्यूटर हो जिसके ऊपर हमने, या लैपटॉप हो जो हमने बिजली पे चलाना है ना। पहले तो आप वो जाके इन इंस्टीट्यूट्स में चेक करें कि वो हैं, वो भी नहीं है। हम बजट रख तो लेते हैं, लेकिन हम उस बजट को यूटिलाइज करते ही नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर हम जो भी हमारे मिनिस्टर हजरात आते हैं, तो वो उनको एक तो 3-3, 4-4 वजारतें दे दी जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें जो पूरा एक सिस्टम जो है सूबा जो चलाना होता है ना, वो हमें पूरे सूबे के अंदर सिर्फ 4 से 5 लोग ही काबिल नजर आते हैं, बाकी सारे एमए के एमए ही हैं। ठीक है ना, तो जो लोग कुछ रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता। और जो खास करके कुछ लोग होते हैं, तो उनको 4-5 लोगों को ही सारी वजारतें जो है पूरा सूबा बांट के वो दे दिया जाता है।
तो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता कि हमने जो है किस वजारत के लिए कितना जो है वो काम करना है। और एजुकेशन यासिर भाई एक ऐसी जो है जो हमारी कौम के लिए एक रीढ़ की हड्डी की जो है वो मानद होती है, और इसी के ऊपर आपका सारी जो है तरक्की मुल्क की जो है वो मुनहसर है। ठीक है बहुत ना? अच्छी बात किया। अब हम लोग इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। बजट तो हमने रख लिया, हमने पहले वाला बजट भी आधा जो है वापस कर दिया, हमने काम किया ही नहीं, हमने आगे बजट जो है ना वो दिया ही नहीं, काम ही नहीं हुआ। आप और मैं यहाँ पर बैठ के आखिरी टाइम तक जो है वो बैठे रहे और बच्चों को जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो बुक्स जो है वो फराम नहीं कर सका। ठीक है, और हुआ ये कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स में मार्क्स बढ़ा के वो दे दी जाए। अच्छा, यहाँ पर यासिर भाई ये जो बात ना हम लोग जिसकी तरफ कोई भी आज नहीं सोच रहा, आज फर्स्ट टाइम मैं आपके चैनल के थ्रू इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड फर्स्ट ईयर के जो अभी जो है एडमिशन का जो है अनाउंसमेंट हुई है कि एडमिशन शुरू हो रहे हैं ना जी, और 9th की बेस पे हो रहे हैं। ठीक है, मुझे कोई इतना इसके तालीम के बारे में नहीं है, मैं एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि 9th में एक बच्चा था, उसके 2 पेपर फेल हो गए। ठीक है, या वो 2 पेपर उसकी अच्छी तैयारी नहीं थी, वो नहीं सही तरीके से कर पाया। ठीक है, लेकिन मैट्रिक में वो 2 पेपर उनकी भी अच्छी तैयारी कर लेता है और मजीद जो है अपनी बेहतरी के लिए अच्छा अपना ग्रेड इंप्रूव कर जाता है। लेकिन आप उसको 9th की बेस के ऊपर आपका उसके कॉलेज का आप इंतखाब कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? ये मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर को भी ये बात समझ में आ गई है, उसके पास फार्मूला है, सेक्रेटरी तालीम के पास भी है, जितने बाब इख्तियार हैं उनके पास भी है, लेकिन वो बच्चा जो है वो सोच रहा है कि ये मेरे साथ क्या होगा। मेरे तो 2 पेपर फेल थे, मैं तो 5 पेपर में पास हुआ हूँ, तो अब मैं कहाँ जाऊँ? बिल्कुल सही, मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ? ठीक है, तो हमारे पास जो है, हम जब बैठते हैं ना 3 आदमी एसी लगा के टेबल पे, तो हम पूरी कौम का जो है ना मुस्तकबिल का फैसला करके उठ जाते हैं। जो मेरा ज़हन कह रहा है ना, आप सही कह रहे हैं, मैं तो खुशहाल हूँ, मुझे तो सारी चीजें सारे मामलात है, मैं अपने ज़हन के तौर पर वो लिख देता हूँ फैसला और उसको इम्प्लीमेंट के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ दिया जाए। अभी आप एक और बात सर यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, जरूर करें। अभी आप देखें कि ट्रैफिक के रूल्स बन रहे हैं। ठीक है, कि भाई हम मोटरसाइकिल वाले को 50,000 और 1 लाख रुपए जो है वो हम चालान करेंगे, और गाड़ी वाले को इतना करेंगे, फलां इस तरीके से करेगा तो इस तरीके से करेंगे। पहले आप इनसे ये पूछें कि आपने अपने रोड्स इस जो आपने चालान या सजा रखी है इसके मुताबिक बनाए, बताइए, या आपने अपना सिस्टम इसके मुताबिक बनाया है? ठीक है, प्रोग्राम की आपके सारे जो है जितने भी अफसरान हैं, जितने भी लोग हैं, क्या उन्होंने ये जो पथारे कायम करके इनसे पैसा लेते हैं, हफ्ता लेते हैं या महीना लेते हैं, ये तो पहले खत्म करा लें। हाँ, इन रोडों को तो आप सही जो है इंक्रोचमेंट हटाएं, इनको सही करें। ठीक है ना, आप एक कह रहे हैं कि रॉन्ग वे से कोई नहीं आएगा, तो भाई कैसे नहीं आएगा, वो कहाँ जाएगा, वो सामान से उड़ के जाए। ये कि मैं इससे पहले भी इसका तस्करा कर चुका हूँ सुहेल भाई, कि आपकी जो सर्विस रोड है ना, अब यहाँ से उसने मुड़कर जाना है और दूसरी तरफ आना है, तो वो सारी इंक्रोच्ड हैं, वहां पर आपने पथारे ठेले सब लगा दिए हैं, और ये सारी अथॉरिटीज़, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स है जिसको नहीं पता होगा कि कौन कौन क्या कुछ कर रहा है, और कराची में रहने वाले सबको पता है। अब वो अगर सर्विस रोड बंद कर दी गई है और अगर वो वहाँ से रास्ता बनाएगा, क्योंकि अगर वो इस तरफ जाने की उसको कोशिश करेगा, अगर सही जिसको आप कहते हैं कि वो सही जगह से आए, रॉन्ग ना जाए, तो तकरीबन 7.5 किलोमीटर दूर से वो वापस आएगा। अब आप सुनिए, अब 7.5 किलोमीटर जिसकी बाइक के अंदर पेट्रोल 100 रुपए का डला है, बड़ी मुश्किल से अगर उसने किसी से पैसे मांग के डलवाएं, 7 किलोमीटर दूर जाके वो यू टर्न लेकर आएगा? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि आप दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल आप बेच रहे हैं। अब बताइए, असल में हम हर शख्स को ना खुद मजबूर करते हैं जुर्म करने में। हम लोग सर बात ये है ना कि एक शॉपिंग मॉल होता है ना, या कहीं भी शॉप्स होती हैं रोड पे, उनके आगे एक फुटपाथ होती है। ठीक है जी, अब दुकान वाले ने क्या किया होता है, एक तो उसकी अपनी दुकान, उसने अपना सामान जो है वो पूरी फुटपाथ तो उसकी अपनी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे उसने फुटपाथ के आगे जो उसका होता है वो ठेले वाले को, किसी केबन वाले को उसने वो बना के या ठेला भी खड़ा करने का उससे वो रेंट लेता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे मोटरसाइकिल या गाड़ी लग जाती है। रोड कहाँ गया? रोड तो सारा हो गया खत्म। तो इसी तरीके से जो है सबसे पहले इनको ये चाहिए कि भाई एजुकेशन है या कोई भी आप पॉलिसी बनाते हैं, एजुकेशन पे बनाते हैं, ट्रैफिक पे बनाते हैं, अदर्स कोई भी बनाते हैं, पहले आप जो है ग्राउंड रियलिटी तो देखें कि हमारे है क्या चीज। आप बैठ के वहां बना रहे हैं कि इतना हम मोटरसाइकिल वाले को लगा देंगे,
वो किस्तों पे तो मोटरसाइकिल लेता है, लेता ठीक है, है, वो बिल्कुल ऐसा लेके ही। आप खड़ा कर लें, ठीक है, फिर वहां पर भी देखें ना आप जॉब्स पे, और फिर आपके शहर में आए दिन न पानी होता है न बिजली होती है, और हम आवाम किसी और को सजा देने के बजाय अपने आप को सजा दे रहे होते हैं। आपने रोड बंद करके जो हमारे और भाई आ रहे होते हैं उनके लिए जो है ना हम वबाल बना देते हैं, रोड घंटों घंटों हम बंद कर देते हैं। उनको यहाँ कुछ भी नहीं होता, ना वो सुनते हैं बिल्कुल ना ऐसा वो है, देखते हैं, ना वो इस देखते हैं। काम में अपने आप को अंधा और बहरा करके बैठे हुए बिल्कुल हैं ऐसा ही कि है, कुछ रोड कर ले, घंटा दो बैठेंगे, उसके बाद उठ के चले बिल्कुल जाएंगे। ऐसा ही, बिल्कुल आपने सर सही मैं कहा। यहाँ हर तरफ जी, माफिया है। यहाँ जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बेसिकली एजुकेशन भी एक के अंदर भी एक बहुत बड़ा माफिया है। जैसे हेल्थ के अंदर माफिया है, इसी तरह एजुकेशन के अंदर भी माफिया है। जब आपकी अच्छा ये जो बजट है ना, ये बजट तो सिर्फ खाने के लिए होता है, ठीक है, उन्होंने इसको यूटिलाइज नहीं करना। रोल बैक कर जाता है पैसा, रोल बैक भी कितनी करता है, दफा और ऐसा जो हुआ कि बाकी पैसा आया, स्कीम जो कोई नहीं यूटिलाइज चला होता है ना, गया। यहाँ मैं स्पेशली सिंध की बात करता हूँ, तो यहाँ पे बस वो सिर्फ पेपरों की हद तक होता है। पेपरों की हद तक वो स्कूल भी है, पेपरों की हद तक वो टीचर्स भी हैं, पेपरों की हद तक ही वो पढ़ाई भी है, सब कुछ पेपरों की हद तक ही है। ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं होता। 60,000 टीचर भर्ती किए अच्छा। गए थे लास्ट टाइम जो रिपोर्ट आई। अच्छा, इससे क्या है, इससे आम आदमी का गवर्नमेंट पे जो उसका जो ट्रस्ट है वो खत्म होता है। अब आप ये देखें कि यहाँ कंसेप्ट क्या बना हुआ है, यार गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को दाखिल नहीं करवाना, बच्चे को कहाँ दाखिल करवाना है? प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, प्राइवेट स्कूल एक खुद माफिया है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तक ये एक बहुत बड़ा माफिया है। ये माफिया जानबूझकर जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं या सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं, उसको फेल करने की कोशिश करता है, और इसमें हुकूमती ओहदेदारान का और जिम्मेदारान का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। ये एक बहुत बड़ा पैकेज, एक बहुत बड़ा लिफाफा वहां तक पहुंचता है कि आप इसको जानबूझ के जो है ना, आप इस सिस्टम को तबाह करें ताकि सरकारी स्कूलों पे लोगों का इन्हिसार कम हो जाए। आज आप पंजाब के अंदर देखें, मैं सलाम पेश करता हूँ एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब को, जो राना सिकंदर आयात हैं, वो फॉरन से एक तो पढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि वहां पढ़े लिखी टीम है। जो मरियम नवाज की जो टीम है ना, वो इंतहाई काबिल और पढ़ी लिखी टीम है। राना सिकंदर ने क्या किया कि प्राइवेटाइज किया उन स्कूलों को जहां पे जो खस्ता हाल थे, जहां पे बच्चे नहीं जा रहे थे। आप पूरे पंजाब के स्कूल अभी उठा के देख लें, उनका एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया, आप ये देखें। और सबसे ज्यादा बजट अभी उन्होंने एजुकेशन पे रखा है, स्कॉलरशिप्स अलग दे रहे हैं, बच्चों को वहां अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो स्कूल, सरकारी स्कूल लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके वालिदैन खुद। आप ये देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने बच्चे खुद सरकारी स्कूल में डाले ताकि एक वायरल हो चीज और लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि यार एक मिनिस्टर जो है ना, वो अपने बच्चे को खुद। इसी तरीके से वो सोहेल भाई अपनी जगह अपनी राय रखते हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन सिंध के भी एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने बच्चे एक दिन के स्कूल में गए थे, हम लोगों ने मीडिया पे देखा था। अच्छा, देखें ये चीजें दिखाने की और होती हैं वहाँ पंजाब में स्कूल भी। का आप environment देखें भी तो देखें दानिश ना। स्कूल चंद बनाए गए, अभी 5 और स्कूल इन्होंने रखे हैं। और ये नहीं कहा जा सकता, देखिए आप अपनी कमजोरी या अपनी जो है, हम अपनी नालायकी जो है ना, वो प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट स्कूलों पे ना डाल दिया करें, प्राइवेट कॉलेजेस पे ना डाल दिया करें कि प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल माफी हैं। भाईजान अगर आप देखें तो आपके इस कराची की मैं बात करता हूँ, ठीक है, सिर्फ कराची की हद तक आ जाते हैं, तो आपके जितने भी एलीट स्कूल हैं, आपके बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, फीस वो जितनी भी ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो एक अलहदा सिस्टम है, ठीक है। लेकिन आपके बच्चे अगर बढ़ रहे हैं तो इन्हीं स्कूलों से बढ़ रहे हैं। और आपके अगर मज़ाफाती इलाकों में चले जाएं, यहाँ 500 से लेकर 1000 2000 तक स्कूल जो है फीस ले रहे हैं। आप उनको बताएं, वहां पर आप देखें गवर्नमेंट स्कूल है ही नहीं, प्राइमरी स्कूल तक नहीं है, कॉलेज तक नहीं है, सेकेंडरी स्कूल तक नहीं है। तो कुछ ना कुछ जो है ये प्राइवेट सेक्टर जो है, गवर्नमेंट का 60%, सिंध के अंदर 60% जो है वो बोझ जो है प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है। अब जहां तक लिफाफे की, हर कोई कमा रहा है, दुकानें एक किस्म की, देखिए, प्राइवेट बिल्कुल, तो कहता हूं दुकानें खुली हुई हैं, देखिए, ये एजुकेशन थोड़ी लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पे तो नाम लिखता है। बिल्कुल दुकान ही आप बोल दें, दुकान ही बोल दें, लेकिन दुकान जो है खुली हुई है तो आपको एजुकेशन तो मिल रही है ना, ठीक है। हम लोग सिर्फ आ जाते हैं कि चंद अगर हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में स्कूल है ना, तो हम उनके पीछे लग जाते हैं। हमारे इन तमाम दोस्तों को, सियासी लोगों को, जितने भी है समाजी लोग हैं, तो इनको चाहिए कि भाई आप इस गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं इनको आप उठाएं ना, आप इनके ऊपर बात करें। प्राइवेट वाला तो देखें, मेरा अगर स्कूल है तो मैं सुबह जाऊंगा, अगर स्वीपर नहीं आएगा मैं खुद झाड़ू लगाऊंगा, मुझे लगाना है, ठीक है। मैं अपनी पानी भी पूरा करूंगा, इलेक्ट्रिक का भी। अभी आप देखें जितने भी हमारे तकरीबन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो पहले जनरेटर पे आए, जनरेटर से अब सोलर की तरफ जा रहे हैं, कर रहे हैं ना।
तो जितना भी उनकी अपनी कैपेसिटी के अंदर होता है वो अपनी बेहतरी के लिए, ठीक है, चाहे उनका बिजनेस है वो कर रहे हैं, आपने उसको बेहतरी लाने के लिए उसके मुतबादिल वो कुछ ना कुछ बच्चों को दे रहे हैं। अब इतने बड़ी आपके पास इमारतें हैं, ठीक है, अच्छा एक तो किसी भी इलाके में अगर गवर्नमेंट की इमारत बन जाती है, हम पहले सबसे पहले पब्लिक उसको तोड़ने की कोशिश करती है कि इसके दरवाजे भी घर ले जाएं, इसकी खिड़कियां भी घर ले जाएं, इसके पंखे भी उतार लें। तो हमें इन चीजों को ऑन करना चाहिए। उसके बाद फिर वहां के जो सियासी लोग होते हैं ना, वो सिर्फ वोट के लिए आपने उन उस्तादों के पीछे लगे होते हैं और उन लोगों के भाई ये हमारा टीचर है, ये हमारा उस्ताद है, इस हेड मास्टर की फला पोलिंग स्टेशन पे ड्यूटी होगी। जो सच है ना, फिर सच की तरफ आए, फिर सच बहुत कुछ है ना, तो हम वो लोग उनके साथ बना के रखते हैं कि आप ड्यूटी पे आए ना आए, आप जो कुछ भी करें, लेकिन इलेक्शन वाले दिन थोड़ा सा हमारा ख्याल कर लेना, ठीक है। तो भाईजान हमें सब सिर्फ हम प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उंगली उठाने से पहले हम लोग ये कोशिश करें कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये हमारे टैक्स से है, तो हम तमाम लोग जितने भी लोग हैं, सियासी लोग हैं, समाजी लोग हैं, टीचर्स जो है टीचर्स को पूरा करने की कोशिश करें। वहां पर जो चीजें नहीं है वो, अच्छा हर एक का इकतदार रहा है इस शहर के अंदर, हर पार्टी का इकतदार रहा है, तो हर पार्टी के इकतदार में ये चीजें बेहतर क्यों नहीं होती? हम जब एक पोजीशन में आते हैं तो हम दूसरे की तरफ उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। जरा समझा देता हूं कि जरा समझ में भी ये बात आए ना सुहेल भाई। ये हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ लेयर्स बनी हुई है, एक एलीट का स्कूल है, एक दरमियाना दर्जा तबके का है जो कि अब खत्म हो गया है, और फिर एक निचले दर्जे का है। अब वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ये चीज नजर आती है, एक ब्रांडेड है, वो बड़ा ब्रांड है, फिर वो नीचे एक दरमियाने दर्जे का और फिर तीसरे दर्जे का। अब हो ये रहा है कि जैसा भी आलम भाई ने निशानदेही की कि अगर सरकारी स्कूल के मयार को अगर आप समझते हैं कि माफिया है या उनकी मोनोपोली बनती जा रही है, तो उसका नतीजा ही है, उसका जवाब आप ऐसे दे सकते हैं कि सरकारी स्कूल का, जैसे भी आपने बताया पंजाब में है, अगर उसके मयार को बढ़ा देंगे, क्योंकि उसकी खुद तारीफ कर रहे हैं कि अगर आप इसको उस जगह पर ले जाएंगे तो शायद इसकी जरूरत ना पड़े, प्राइवेट होनी चाहिए ना, खत्म हो जाएगा। सर ये फंड जो है ये कौम के पैसों का है, ये आवाम देती है, ये एक गरीब ठेले वाला देता है, ये एक मजदूर देता है। वो फंड जो ये बजट के लिए रखते हैं, अपने एजुकेशन के लिए रखते हैं, उसको यूटिलाइज करें ना, उन स्कूल्स को अपग्रेड करें। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। और दूसरी बात, ये पता है कब मुमकिन होगा? ये मुमकिन तब होगा जब हुकूमत में बैठे हुए लोग इसको संजीदा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह, बड़ी माजरत के साथ दोनों मेरे हजरात से और सियासी जमातों से, हम सारे जितने भी पॉलिटिकल हमारे जमातें हैं, चाहे कोई भी हो, वो इस सिस्टम की बेनिफिशरी हैं। ऐसे ही ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसी तबके का है, क्योंकि जब तक लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, तालीम नहीं होगी, वो हकीकी उनको शऊर और आगाही नहीं मिलेगी जो तालीम के ज़रिए मिलती है, तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि फिर कोई तब्दीली के पीछे चल पड़ेगा, कोई किसी के पीछे चल पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें फिर चलती रहेंगी। तो इसीलिए चाहे कोई भी हुकूमत आए, कोई भी सियासी जमात आए, उसकी तरजीहात में पाकिस्तान में कम से कम मैंने नहीं देखा कि वो शामिल हो। वो वोट हासिल करने के लिए ज़रूर कर लेते हैं, जैसे उन्होंने कहा सिंगल नेशनल करिकुलम आएगा। अच्छा जी, अब ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसको एग्जीक्यूट कैसे? सर उनके पास तो प्लान कोई नहीं था ना, वो तो 90 दिन में करप्शन खत्म कर रहे थे, प्लान ही कोई नहीं था। वो तो और न जाने क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन प्लान कोई भी नहीं था। तो ये महज नारों के लिए तो इस्तेमाल होंगे, मगर वाक़ितन काम इसके ऊपर कोई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार ये बताता हूँ क्योंकि सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। आज बैठ कर ये फैसला करें कि अगर हम इसको चेंज करेंगे तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि जो हमारे यहाँ जो मरूसी सियासत है, ये जो एक कल्चर बना हुआ है अपने लोगों को नवाजने का, ये अक्सर ख़त्म हो जाएगा, लोग इसको मुस्तरद कर देंगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चाहे किसी की वाबस्तगी किसी सर की। बात जी है जो वोट लेते हैं ना, बात वही है कि ऑर्डर ऑन डिमांड। आप डिमांड क्या करते हैं उनसे? आप अपने MNA MPA से पता है क्या डिमांड करते हैं? पानी की लाइन डलवा यार दो। मेरी गली पक्की करवा देना, मेरा ये गटर बनवा देना, मेरी पानी की लाइन डलवा देना, मुझे एक कनेक्शन एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है, पेवर लगवा देना। ये ऐसा ही आज तक किसी भी आवाम ने, मैं यकीन करें कि कहीं भी जाता हूँ, इवन अपने जो हमारा आबाई गांव है वहां पर ही मैं जाता हूँ, तो वहां पे ज्यादा लोग ये सड़कें बना दी, ये रोड्स बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं उनसे ये सबसे पहले सवाल करता हूँ, मैंने कहा यार आप लोगों ने यहाँ एजुकेशन के लिए क्या किया है? क्या किया है? कोई गर्ल्स स्कूल मंजूर करवाया, कोई IT सेंटर मंजूर करवाया, कोई कॉलेज मंजूर करवाया? अच्छा नहीं जी, नहीं करवाया। किसकी? ओ जी MNA MPA की नाअहली है। मैंने कहा MNA MPA के आगे कभी आपने डिमांड रखी है कि आप हमारा ये कॉलेज और ये स्कूल और ये IT सेंटर मंजूर करें तब आपको वोट देंगे? हमारा बच्चा ताकि यहाँ पढ़ा लिखा हो, पढ़ लिख कर आगे जाए। तो हमारी तरजीहात में ही नहीं है ना, हमारी कौम की तरजीहात में ही नहीं है। यहाँ
थोड़ा सा पब्लिक को भी अब अवेयरनेस आनी चाहिए, थोड़ा सा लोगों में शऊर आना चाहिए कि अगर आपके पास कोई वोट मांगने आता है तो आप एटलीस्ट अपनी डिमांड उसके आगे रखें। हर बंदा अपना मंशूर अपने पास से दे देता है। ये देखें कि मैं देख रहा था अगले दिन मौसू फरमा रहे थे इधर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, क्या मैं इनको कहूँ, वो ये फरमा रहे हैं कि जी हमने ये कराची की आवाम को तोहफा दिया है, नाम भी अपनी पार्टी के लीडर के साथ मंसूब कर दिया और तोहफा दिया है। तो गजब खुदा का, लोगों का पैसा है, सब कुछ उनसे लिखे, वोट भी उन्हीं के हैं, सब कुछ उनके हैं, और बैठ कर कह रहे हैं तोहफे दे रहे हैं। ये को अपनी जेब से बनाया है आपने जो आप ये तोहफे दे रहे हो? ये पब्लिक यासिर पे एक भाई गलती से बन गया पर जो है ना मयार सिर्फ ये हो जाए कि हमने अपनी क़यादत के लिए सियासत करनी है। माजरत के साथ बिल्कुल ऐसा ही हमारे मुल्क में जो हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम क़यादत अपनी खुश हो जाए। क़यादत के लिए सियासत कर रहे हैं, ठीक है। हम पब्लिक के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। सोहेल भाई ने जिस तरीके से कहा ना, मेरी बात का इन्होंने जवाब दिया कि यार हम उनसे जो है स्कूल कॉलेज क्यों नहीं मांगते। मैंने बात ही यहीं से शुरू की थी कि हम इन लोगों को शऊर देना ही नहीं चाहते, ठीक है। यही तो शऊर है ना, लेने वाला तैयार यही है, तो शऊर है तो कि हम इनको जब ये बता देंगे तो ये हमसे स्कूल कॉलेज मांगेंगे, जब स्कूल कॉलेज इनके बन जाएंगे, ये पढ़ेंगे लिखेंगे, ये फिर अपना हक मांगेंगे, ठीक है ना। तो हम उन्होंने हमें रखा ही इस पर है कि हम इनसे गटर मांगे और रोड, और माजरत के साथ गटर और रोड भी उन्हीं का बनता है जो उनके अपनी पार्टी के होते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा असर रसूख रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात, अब आप देखें असेंबलियों के इजलास होते हैं, हमारे मैं सिंध असेंबली के इजलास की बात कर लूं, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है भाई, अवाम का टैक्स है, एक एक एमपीए की, और कितनी एक दिन का जो है बजट लग रहा है, सेक्शन के ऊपर कितना बजट लग रहा है। आप जो है ना एक रुकन को बात ही नहीं करने देते कि भाई उसने आपका जो है ना लीडर के लिए इशारा कर दिया या बात कर दी। भाईजान आप जो है ना पब्लिक के टैक्स से यहाँ बैठे हुए हैं, आप पब्लिक की बात करें, यहाँ एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, रोड्स की बात करें, दीगर आप जो है पब्लिक की बेहतरी के लिए आप बात करें ना। आप सिर्फ एक बंदे के लिए बात करते हैं, कोई भी पार्टी वाला, हर कोई सिर्फ अपने लीडर को बोलता है, वही लीडर, और सिर्फ उसकी खुशामद में लगे रहते हैं कि नेक्स्ट जो है अगला जो है वो टिकट जो है वो मुझे किसी न किसी तरीके से मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एज ए कौम, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों में साबित किया कि हम एक हैं, ठीक है, तो हमें जो है फिर एक दफा इस एक काज के लिए एक कौमी काज बना के हमें खड़ा होना पड़ेगा, और इस गंद को जो है एक दफा साफ करना पड़ेगा। ये गंद जब तक साफ नहीं होगा, अपने ज़हनों से साफ करना पड़ेगा, और इनको जो है ना यहाँ से साफ करना पड़ेगा, और पढ़े लिखे लोग सामने आएंगे, फिर इस मुल्क की जो है तकदीर जो है वो बदलेगी। और हम कहें ना इनकलाब इनकलाब, इनकलाबों वाली अब बातें गई, क्योंकि हमने अपनी नई नस्ल को लगा दिया सिर्फ इस मोबाइल के ऊपर। उसको 2 मिनट मिलते हैं तो वो मोबाइल, ठीक है। मुझे हंसना तो नहीं चाहिए, एक बात उससे मुझे याद आ गई, मैं अर्ज करूं दोनों से कि मैं अभी रास्ते में गुजरता हुआ आया, जब ये मैंने आग की सारी सूरत हाल मैंने बताई, तो मैं बड़ा हैरान था कि वहाँ पर लोगों का एक रश लगा हुआ, मजमा लगा हुआ, और सारे अपना ऐसे ये टेलीफोन निकाल के वीडियो बनाने में लगे हुए जी। और कुछ चले मीडिया के लोग हैं, वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि ज़ाहिर उनको खबर नशर करनी है, उनकी DSNGs लगी हैं, हर बंदा निकाल के मोबाइल से कोई जैसे कोई तमाशा चल रहा है, ये क्या है। ये लोगों का हमारे अब ये हाल, इस हाल तक तो हमने पहुंचा दिया है कि वो अपने काम छोड़ के लगे में कि वीडियो हम बना लें और उस पे वायरल हो जाए। ये तो एक बात ऐसी होगी, आप देखें एक्सीडेंट होता है ना, बंदा उस टाइम उसके अंदर सांस चल रहे होते हैं, अगर उसको फौरन हॉस्पिटल तक पहुंचा देना तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन हम उसका इंटरव्यू शुरू कर देते हैं कि हम बहुत बड़े मीडिया चैनल के जो है ना वो एंकर आए हुए हैं, उसका इंटरव्यू, वो बेचारे को कलमा पढ़ने दो यार, और नहीं तो उसको छोड़ दो, कलमा तो पढ़ ले वो, आप उसका इंटरव्यू शुरू कर देते हो। इंसानियत ये होनी चाहिए कि हम जितना भी जल्दी कर सके हम उसको किसी न किसी जगह पे पहुंचाएं, ताकि उसकी जो है जैसे अभी सोहेल भाई ने कहा कि ये तो लोगों को है ना, लोगों की तरजीहात में क्या शामिल है, जो वो मांग रहे हैं उनको जरा अब वो जवान नस्ल है, हमारे पास 60% यूथ है, एटलीस्ट यूथ तो अब ये जिम्मेदारी ले, यूथ तो ये सोचना शुरू करें, ठीक है इससे पहले जो 70 साल हो चुका, अब चेंज आना चाहिए। और चेंज कौन लाएगा? यूथ को, वो वाली यूथ नहीं। सोहेल भाई जो हमने पिछले जो थोड़ा सा टाइम गुजारा है ना, चीज आई है, उसको भी तबाह कर दिया हमने। ये तो शुक्र है कि ये हमारी जो है यूथ को थोड़ा सा वो कंट्रोल हो गया। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ 3-4 साल हमने यानी यूथ के ऊपर इतना काम हुआ, इतना इनको डैमेज कर दिया। अभी आपको देखे ना उनको मजहब न दीन, कुछ नहीं पता, ना इस्लाम,
और ना उनको अपने मुल्क, ना मुल्क की सालमियत, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ शख्सी एक बंदा, गुलामी, और यानी उसमें एक उनको बंदा। और इस- अक्ल इतना है वाह। कि जूतों के ऊपर भी वो लिखा हुआ होता है, जूते दिखा रहे होते हैं, यहां तक कि कुर्बानी के जानवरों पे भी लिखा हुआ था। आप 804 शऊर देखें, ये हद है। मैं हर अक्सर बात करता हूं कि देखें, मुल्क की मैशत भी ठीक हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या जो सबसे हमारा बड़ा नुकसान इस मुल्क का पता है क्या हुआ है? हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया, हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया गया है। ये सबसे बड़ा इस मुल्क का नुकसान है। ये कोई बिल्कुल छोटा ऐसा ही मोटा है। नुकसान ये बम नहीं है। गिरने से भी ज्यादा नुकसानदेह वो जो आप देख रहे हैं ना, अल्लाह सबको महफूज रखे, को बम गिर रहा है, बम, बिल्डिंगें एटम उड़ बम रही से भी उससे बड़ा भी नुकसान है खतरनाक है ये। कि आपकी मुल्क है, यही सोच नौजवान तबाह कर नस्ल, दो। अब आप ये देखें कि 60% अभी है, ये अगले 30-40 साल तक इन्होंने ही चलना है, इन्होंने ही मुल्क का सिस्टम चलाना है, आगे सारी चीजों को लेके जाना है। लेकिन आपने उसको तबाह कर दिया, उनकी आइडियोलॉजी छीन ली, उनके आइडियाज आपने ले लिए, आपने उनके अंदर एक चीज फीड कर दी उनके दिमागों के अंदर। वो हमारे आलम भाई ने एक बस बड़ा अच्छा कैदी नंबर जुमला कहा है, 804। ला हौल वला कुव्वत। वो हमारे आलम भाई बड़ा अच्छा एक जुमला कहा, मैं हमेशा वो कहता हूँ, फिर गुजारिश करूंगा, वो हमारी रेड लाइन है। तो आलम भाई ने वो बड़ा तारीखी जुमला कहा है, दोबारा दोहरा दें। मैं चाहता हूँ बच्चे अगर सुन रहे हो ना, ये बात जरूर सुनाएं जी। रेड लाइन क्या है यासिर आपकी? भाई, वो उस दिन माहौल भी ऐसा ही था कि वो बात हो गई, और किसी टाइम जो है कोई बात जो है ना वो हिट हो जाती है, आपकी ख्वाहिश पे दोबारा उसको दोहरा देते हैं। मैंने ये कहा था कि देखें, जो हमें पैदा करने वाले हैं ना, हमारे वालिदैन, ठीक है, हमें वो हम 20-25 साल की बाद जो है हम जवान बनते हैं और उनकी हमसे बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं, ठीक है वो। और हम एक टाइम ऐसा आता है हम उनको भूल जाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं एक बंदा आया, उसने हमें नजरिया दिया, वो हमारी रेड लाइन है, तो वो हमारी डेड लाइन है, ठीक है भाई। वो आपकी माँ जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा था, तकलीफ झेली, उसको जब डॉक्टर ने पहली आपकी नवीज सुनाई, उसने अपनी जिंदगी को चेंज करके रख दिया। अपना सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, सवारी सारी चेंज की। आप उसको छोड़ के आप एक बंदा चंद दिन के लिए आपको ये फेसबुक और गुमराह कुन जो है वो आपको उसमें ले गया, आप उसको रेड लाइन बना रहे हैं। कोई रेड लाइन नहीं है, जिसके माँ बाप उसकी रेड लाइन नहीं है, उसकी रेड लाइन है ही नहीं। क्या कहना है, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा जी, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद चंद हमें और होंगे हमारे पास, तो मजीद इसके ऊपर बात कर लेते हैं। छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी मुख्तलिफ मामलात पर, तालीम के हवाले से हो और दीगर मामलात, इनको ठीक करना ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है कि ये माशरे में जो कुछ नज़र आ रहा है बिगाड़, ख़ास तौर पर, उसकी बड़ी वजह यही है। हुकूमतें सारी ज़िम्मेदारी अवाम पर डालती रहती हैं, और इसी तरह बिल्कुल अवाम सारी ज़िम्मेदारी हुकूमतों के ऊपर डालते रहते हैं। या कहीं पे भी ओनरशिप हमें नज़र नहीं आती, ना हुकूमत की जानिब से नज़र आती, ना आवाम की जानिब से नज़र आती। और जब ये दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी तो फिर नतीजा यही निकलेगा जो आपको अपनी सोसाइटी में नज़र आ रहा है। तो जनाब, अब आखिरी चंद लम्हात हैं, अभी कुछ देर पहले एजुकेशन के हवाले से बात हो रही थी कि तालीम आखिर करती क्या है। ये जो सबसे बड़ा मसला हमें इस वक्त दरपेश है, चाहे मईशत के हवाले से हो, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ के हवाले से हो, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से हो, जब हमारे पास वो अज़हान नहीं होंगे तो पॉलिसी मेकर फिर यही इस तरह के फ़ैसले करेंगे कि जी बिना सोचे समझे जी जुर्माने बढ़ा दो, ये कर दो और वो कर दो, और नतीजा क्या निकलना है, इसका कुछ भी नहीं निकलना। इससे मज़ीद करप्शन में इजाफा होगा, जो कि यकीनन आपको भी इसके बारे में इल्म है। या तो आप करप्शन को मज़ीद रास्ता देना चाहते हैं तो इस किस्म के फ़ैसले कर रहे हैं, मगर ना आपको भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके क्या नताइज निकलेंगे। जी आलम भाई, आखिरी चंद लम्हात हैं, जैसे एजुकेशन के हवाले से मैंने हमेशा से ये सवाल किया कि अब नताइज का मरहला शुरू हो जाएगा, और अगर इस दफ़ा भी ये संगीन गलती हुई तो फिर एसोसिएशन उसके ऊपर क्या करेंगी? क्या इस सिलसिले को इसी तरह जारी रहना चाहिए, या जैसे अब बात हो रही थी आउटसोर्स कर दिया जाएगा, नताइज मुरतब करने के लिए जो है वो किसी और को ठेका दे दिया जाएगा, क्योंकि वैसे ही ठेके पे हम चला रहे हैं सारे मामला? जी असल में यासिर भाई, ये नताइज आएंगे ही ऐसे, मैं आपको पहले ही बता के जा रहा हूं। आपने जैसा भी नबी का ठीक है, बता हाँ, दिया, बिल्कुल, अभी अभी नया सिलसिला शुरू नताइज हुआ। आने ही ऐसे, ठीक है। अब
ऑन एयर हम बैठे हैं, यानी अभी सोहेल भाई ने भी एक बात की, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि अभी ऐसी कुछ बातें हैं कि हम ऑन एयर वो नहीं कर सकते, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि माफिया, और माफिया हमने खुद बनाया, ठीक है, और वहाँ से हमने फिर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी की वजारत रखी सिर्फ इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ तक आप देखें ना कि सोर्स के मुताबिक ये है कि सिटिंग चेयरमैन को जो है बिठा के कमरे में उसको ज़दोकोब किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आप आके कोई फने खान बनने की कोशिश ना करें। आप मेरा इशारा समझ, बिल्कुल समझ गया। तो आप किस तरीके से आपके रिजल्ट जो है वो मुरतब हो रहा है, ठीक है, रिजल्ट वही आना है, अभी हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, देखें वो तो गवर्नमेंट पहले ही मान चुकी थी कि भाई आपने अभी पेपर ही नहीं बनाया, आप बच्चों को बोल रहे हो हम 20% 15% जो है हम आपको जो है ना ग्रेस मार्क्स देंगे। हाँ जी, आप देखें ये ग्रेस मार्क यहाँ हमारे पाकिस्तान में चलता होगा, आप फॉरेन कंट्री में जाएं, ग्रेस मार्क वाले डॉक्यूमेंट्स को क्या समझा जाता है, यानी हमने उन बच्चों का फॉरेन कंट्रीज में हमने उनका रास्ता रोक दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। लोग बड़े इस पे खुश हैं कि गवर्नमेंट ने जो है हमारे बच्चों के लिए इतना सोचा। भाई गवर्नमेंट आपके बच्चों के लिए उस लिए क्यों नहीं सोच रही, बर वक्त उनको बुक्स क्यों नहीं दे रही, बर वक्त जो इतने प्रोफेसर लेक्चरर्स, क्या वो एसोसिएशन चलाने के लिए हैं क्या, कि प्रोफेसर ये एसोसिएशन बन गई, वो एसोसिएशन बन गई, और आपने जो है तनख्वाहों के इजाफे के लिए सीएम हाउस का भी घेराव हो जाता है, दीगर जगहों पे भी हो जाता है। कॉलेजों में किसने आके पढ़ाना है, ठीक है, मैं आपके चैनल के तवस्सुस से, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन जो है ना अगर वो आएगी तो तब ही अब हम आगे बढ़ेंगे। हर चीज में एजुकेशन है। आप अभी देखें ना, हम जंग के उससे गुजरे, ठीक है, अभी हम ईरान और इसराइल को देख रहे हैं, तो ये सारी तालीम के ऊपर ही आज हर चीज हो रही है, ठीक है ना। अगर हम आज सोचे ना, ये हर चीज जो है हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम एजुकेशन से बढ़ेंगे। तो इससे बजाय कि हम दूसरी चीजों में बजट इतना रख दें और आर्जी जो है ना वो लोगों को जो है ना ऐसे कहें कि इसको थोड़ा सा पानी पिला दो ये जिंदा रहे, नहीं, उसको मुस्तकिल आप खड़ा करने की कोशिश करें। और मुस्तकिल वो कोशिश आपकी यही होगी कि आप अपने मुल्क के लोगों को जो है तालीम याफ्ता बनाएं, ठीक है सर। जब आपके लोग जो है तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो आपका मुल्क जो है ना खुद ब खुद तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। ये कशकोल भी हमारे टूट जाएंगे, ये बेकारीपन भी टूट जाएगा, ये शऊर भी आ जाएगा, हमें ट्रैफिक के रूल्स भी आ जाएंगे, हमें अपना कचरा जो है वो डंपिंग करना भी आ जाएगा, हमें बात करना भी आ जाएगा, हमें अपने हक लेने भी आ जाएंगे, हमें अपना वोट भी सही मानों में कास्ट करना आ जाएगा। ये एजुकेशन हमें ये सिखाएगी। सोहेल भाई, आखिरी जुमला आप कराची के लिए और ख़ास तौर पे ये जो इंतज़ामी मामलात हैं, वैसे तो बड़ा मुश्किल है एक जुमले में इसको समेटना, लेकिन क्या समझते हैं कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी अगर ये सूरत हाल है, आगे कुछ सूरत हाल बेहतर? मैं थोड़ा सा एजुकेशन पे ये सेकंड करता हूँ आलम भाई की बात को, क्योंकि बैसियत सदर मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन हमने APC एक बुलाई थी अभी चंद दिन कबल। उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि जैसे पिछले साल इंटर के और मैट्रिक के जो रिजल्ट जानबूझकर जो है ना बच्चों के साथ ज्यादती की गई थी, अगर इस दफ़ा भी किया गया तो उसके खिलाफ हम मुज़ाहमत करेंगे। उसके लिए तमाम तलबा यूनियंस जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म पर है और उसके लिए हम स्टूडेंट्स के बिल्कुल साथ हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक मखसूस बोर्ड को नवाजने के लिए सिंध बोर्ड को तबाह किया जा रहा है। एक सोची समझी प्लानिंग के थ्रू जो है ना ये इस सारा एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा इसको तबाह किया जा रहा है, ताकि एक मखसूस बोर्ड जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर आए और वो लोगों को नवाज रहा है। तो इस माफिया के खिलाफ इंशाल्लाह इस दफ़ा भरपूर मुज़ाहमत होगी। ये मैं अभी आपके प्रोग्राम के थ्रू भी ऑन ईयर आपको उन लोगों को ही बताना चाह रहा हूँ जो इस गंदे फेल के अंदर जो मुलविस हैं, उनको भी कि अगर इस दफा उन्होंने कोई इस तरह की हरकत की या सोची समझी साजिश के तहत अगर बच्चों को उन्होंने जानबूझकर फेल करने की कोशिश की तो तमाम तलबा यूनियंस जो है ना वो इस दफा एक ही प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं और उसके खिलाफ जो है ना वो रास्ता भी रोकेंगे और भरपूर उसके खिलाफ मुज़ाहमत भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है और आप समझ जाना चाहिए कि ये मामला जो है अब इतना आसान आपके लिए नहीं होगा, और अगर ये मुज़ाहमत के ऊपर आ गए तो फिर आपके सामने अभी इस वक्त, क्योंकि आपकी याददाश्त तो ज़ाहिर है कि और सारी चीज़ों में लगी हुई है कि और सिस्टम को कैसे चलाना है और ये सारे मामला, लेकिन ये सोच लीजिए कि आपके सामने बांग्लादेश की मिसाल है। इससे ज़्यादा और मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आलम शेर रहमान साहब। जनाब सोहेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तशरीफ़ लाने के लिए। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है, उसका आगाज़ करेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।